हमने अक्सर कुछ ऐसी कहानियां सुनी हैं जिसमें कुछ ऐसी जगहों का जिक्र हुआ है जहां पर उन लोगों का वास होता है जो या तो विचलित हो चुके हैं या फिर मृत्यु के बाद भी जीवन की खोज में हैं। ऐसे ही आज एक जगह के बारे में हम देखेंगे जो जापान के तोचिगी नाम के गांव में स्थित है। दरअसल ये सदियों पुरानी एक वीरान मंदिर है जहां लोगों की आवाजाही तो बंद थी, लेकिन फिर भी वहां खोज रहे कुछ पुलिस कर्मियों को एक कैमरा और बुझा हुआ बॉनफायर मिलता है जो इस बात का संदेश दे रहा था कि यहाँ कोई तो था। इसी बीच एक लेडी ऑफिसर उस टेम्पल के अंदर चली गई क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। अब जब वो अंदर गई तो उसे वहां जमीन पर पड़ी एक चीज दिखी। ये एक डायरी थी जिसके ऊपर खून की बूंदें टपक रही थीं और वो ताजी भी थीं। तभी उस लेडी की नजर सामने पड़ गई। वहां जो कुछ भी था इतना ज्यादा भयानक था कि वो वहीं बेहोश हो गई और ये सीन यहीं कट हो गया। वहां से हम सीधे पहुंचते हैं प्रोफेसर रेयो के पास, जो अपने ट्रांसलेटर के साथ एक पेशेंट से सवाल जवाब कर रहे थे। दरअसल इस मरीज के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन वो हादसा क्या था, इसी चीज को जानने के लिए प्रोफेसर आज उससे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही क्रिस्टोफर उनका ये सवाल सुनता है काफी अग्रेसिव हो जाता है, तो वो सभी उसे शांत करते हैं और फिर उसे एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें केट नाम की लड़की खुद को ही शूट कर रही थी अपने कैमरे से, जिसमें वो बताती है कि उसने ये न्यू कैमरा कुछ दिन पहले ही खरीदा है ताकि अपने न्यू प्रोजेक्ट पर अच्छी क्वालिटी में चीजों को कैद कर सके। वो अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी देती है, जैसे कि वो जापान जा रही है जहां पर वो वहां के बुद्धिस्ट मंदिरों को एक्सप्लोर करेगी, जिससे कि उसे अपने प्रोजेक्ट पर काम करने में मदद मिलेगी जिसका नाम है चेंजेस इन रिलीजन। जब इस क्लिप को क्रिस्टोफर देखता है जो हमें 5 दिन पीछे ले जाता है ताकि हमारे सामने उस दास्तान को रख सके जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी, तो केट क्रिस्टोफर के साथ एक होटल में पहुंचती है जहां पे उसका बीएफ जेम्स उसका पहले से इंतजार कर रहा था। दरअसल ये लोग ओहाना नाम के शहर में जाने वाले थे जो टोक्यो में पड़ता है, इसीलिए शाम की ट्रेन पकड़कर ये निकल गए। असल में क्रिस्टोफर को जापानी आती थी, इसीलिए वो केट के साथ उनका ट्रांसलेटर बनकर जा रहा है ताकि उनकी कोई मदद हो सके और वो इसी बहाने थोड़ा घूम भी लेगा केट के साथ। बातें करते हुए ये लोग उस शहर की छोटी पतली गलियों में घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी शहर को जानना है तो सबसे पहले उसी जगह जाना चाहिए जहां से शहर की नींव रखी गई थी। उसी जगह पर इन्हें एक दुकान दिखी जिसमें केट को एक किताब दिखती है जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तो वो उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें किसी टेम्पल का जिक्र था और उसके साइड में बनी एक अजीब सी मूर्ति जो किस चीज की तरफ इशारा कर रही थी ये उसे समझ में नहीं आया। लेकिन आपको ये किताब देखकर कुछ याद आया? अगर आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अब वो उस किताब को खरीदने का मन बना लेती है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी चीज हुई। दरअसल जब ये लोग उस जर्नल को लेकर कैश काउंटर पर गए तो वहाँ खड़ी ऑनर ने केट के हाथों से उस बुक को छीन लिया और कहा कि इन चीजों से जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है और ये किताब बिकाऊ नहीं है। उसका ये रवैया किसी को कुछ खास जमा नहीं, इसीलिए वो बाहर आ गए। लेकिन केट के मन में बार बार वही जर्नल घूमे जा रही थी जिस चीज को क्रिस्टोफर भांप लेता है और वो उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने को राजी था। इसीलिए जब दुकान बंद होने वाली थी तो वो धीरे से जाकर उस किताब को रख लेता है। आसपास ओनर नहीं थी, इसीलिए उसे ये करने में आसानी हुई। वो उस किताब को लेकर एक बार बार में जाता है और वहीं उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। उस दौरान उसके साइड में बैठे एक शख्स ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि जिस चीज का जिक्र उसमें है वहां कभी मत जाना, वरना वो जगह तुम्हें जिंदगी भर के लिए बीमार कर देगी। पर क्रिस को उसकी बातों पर हल्का सा भी यकीन नहीं था। अब जो बारटेंडर था उसने बताया कि जिस मंदिर का जिक्र इस किताब में है असल में वो उसके गांव में ही है, यहाँ तक कि वो उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बता देता है। जो जानने के बाद वो फौरन अपने होटल की तरफ निकल गया। लेकिन तभी सुनसान सड़क किनारे एक ओल्ड लेडी ने उसे रोका जिसकी दोनों आंखें नहीं थीं। उसने एक डरावने लहजे में कहा कि बेटा उस मंदिर में कभी मत जाना वरना भुगत जाओगे। ये चीज अब क्रिस को पूरी तरह से डरा देती है अंदर, क्योंकि उसने इस लेडी को तो कुछ भी नहीं बताया था। फिर इसे कैसे पता चल गया? सब ने मना किया है अभी तक सिवाय उस बारटेंडर के, यहाँ तक कि उसने तो रास्ता भी बता दिया है, जो थोड़ा अजीब लग रहा है सोचने पर। आखिर वो क्यों ये चाहता है कि ये लोग वहां पर जाएं? क्या ऐसा करके उसे कोई फायदा मिलेगा? ये तो कहानी के अंत में ही पता चलेगा, एक भयानक ट्विस्ट के साथ। फिलहाल आते हैं स्टोरी पर। तो अब क्रिस वहां से भागकर अपने होटल रूम में आ जाता है और सो गया। परंतु अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो उसके साथ जुड़ चुका है, क्योंकि उसे अपने ख्वाबों में भी वही लोग नजर आने लगे हैं जो आज पूरे दिन भर में मिले। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी कुछ लोग उसे दिख रहे हैं जिनसे वो कभी आज तक मिला ही नहीं है, जिसमें से एक 10 साल का बच्चा भी है। खैर, सुबह जब उसकी आंख खुली
तो उसके सामने केट बैठी थी, जिसके हाथों में वही किताब थी, जो देखकर वो बेहद ही खुश थी, और पूछा कि ये उसे कैसे मिली। तो उसने बताया कि वो खास उसी के लिए लेकर आया है, और अब तो उसने उस मंदिर तक जाने का रास्ता भी पता कर लिया है। जो जानने के बाद उसकी खुशी दुगुनी हो गई, क्योंकि उसका तो ये उसी दिन से सपना बन चुका था जब से उसने इस किताब को अपने हाथ में पकड़ा था पहली बार। तो अब ये लोग फौरन पैकिंग करते हैं और निकल जाते हैं उसी गांव की ओर, जहां पहुंचकर इन्हें एकदम शांति सी मिली। हालांकि ज्यादातर गांवों में ऐसा ही होता है, शहर के शोर शराबे से दूर रहते हैं वहां के लोग, लेकिन जो कोई भी यहाँ उन्हें आते हुए देख रहे हैं, सभी के चेहरे पर एक डर था। न जाने वो उन सभी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल नजर आ रहा था कि आखिर ये यहाँ क्यों आए हैं। अब ये लोग अपने होटल की तरफ रुख करते हैं, जहाँ का ऑनर बातों बातों में इनसे पूछ ही लेता है कि यहाँ इस गांव में आने की वजह क्या है। यहाँ तो टूरिस्ट प्लेसेस जैसा कुछ है भी नहीं खास। तो जेम्स ने बताया कि वो एक मंदिर को देखने आए हैं, जिसके बारे में उन्होंने एक किताब में पढ़ा है और उसी में उन्हें रिसर्च करनी है। उस मंदिर का नाम सुनते ही वो बंदा एकदम से दहल सा जाता है और बताता है कि आज से 10 साल पहले एक 10 साल के बच्चे को भी उसी मंदिर की तरफ से न्योता आया था, पर जब वो उसके अंदर गया तो उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखना शुरू हो गईं। बार बार वो किसी दूसरी दुनिया का जिक्र करता था, दूसरी दुनिया के लोगों का जिक्र करता था। फिर 1 महीने के बाद जब वो बाहर आया तो उसके हाथों में उसकी आंखें थीं। मेरी मानो तो यहीं से लौट जाओ, क्योंकि वो मंदिर नहीं बल्कि अभिशाप है जो लोगों को जिंदा ही मार देता है। परंतु इन केट और जेम्स को उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं था, पर कहीं ना कहीं क्रिस को थोड़ा बहुत यकीन था, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उसने किसी के मुंह से उस मंदिर के बारे में सुना है, और हर किसी ने मना ही किया है, पर उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अब ये लोग अपने होटल में फ्रेश हो जाते हैं, केट और जेम्स बाहर वॉक के लिए जाते हैं, तो क्रिस उसी बुक को थोड़ा और जानने की कोशिश में लग गया। इतने में होटल की मालकिन उसे ड्रिंक ऑफर करती है, तो वो उनके साथ चला गया। अपनी बातों के दौरान उन्होंने उसी मंदिर के बारे में बताया कि कई सालों तक वहां तक जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ महीने पहले उसे खोल दिया, और तब से पूरे गांव वाले डरे हुए हैं। इसीलिए कोई भी यहाँ अपने घर से जल्दी बाहर नहीं आता है। इसीलिए जब तुम लोग यहाँ आए तो हर कोई हैरान हो गया था। खैर, वो वहां से चली गई, पर उसके जाने के बाद क्रिस ने देखा कि वहां वही बच्चा आ गया जो उसे उस दिन किताबों की दुकान पर मिला, यानी कि उस शॉप ओनर का बेटा। पूछने पर पता चला कि यही उसका घर है। इतने में मालकिन आ गई तो वो उसके साथ चला गया, लेकिन वो दुकान तो यहाँ से बहुत दूर है, और ऐसे में ये बच्चा क्या हर दिन वहां से यहाँ से वहां जाता है? सोचने वाली बात है ये तो। अब क्रिस अपने होटल वापस आ गया, पर वहां उसे एक अंधा आदमी मिला, जो कोई और नहीं बल्कि हितोशी था। वही हितोशी जो उस मंदिर में गया था जब वो 10 साल का था, लेकिन वापस अंधा होकर आया। क्रिस ने उससे कई सवाल किए, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि उस दिन वो अकेले नहीं थे जो उस मंदिर में गए थे, बल्कि उनके साथ उनके दोस्त और कुछ और भी बच्चे थे, पर सब गायब हो गए न जाने कहां। सिर्फ वो बच्चा ही वापस आया, पर अंधा होकर। अपने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जब माँ बाप ऊपर गए तो उन्हें वहां ऐसा तो कुछ नहीं मिला, पर हाँ, उसी मंदिर के पास उन्हें एक साधु बैठा मिला, जिससे उन्होंने पूछा कि क्या उसने बच्चों को देखा है, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो यहीं पर खेल रहे थे। पर वो इनकार कर देता है, परंतु गांव वालों को ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ पता है, जरूर वो उनसे कुछ छुपा रहा है। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। सभी ने मिलकर उस साधु को मार डाला और वापस गए। हर साल सभी लोग पूजा करते हैं ताकि उनके गुम हुए बच्चे वापस आ जाएं, लेकिन हर साल उनके हाथ सिर्फ खोखलापन लगता है। इससे ज्यादा हितोशी और कुछ नहीं बताता है और वहां से चले जाता है। क्रिस को उसकी बातें अब कहीं ना कहीं सच लगने लगी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को समझाता है ये सब फरेब है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने कैमरे के नाइट विजन को चेक करने लगा, जिसके दौरान उसे अपने रूम के बाहर एक साया दिखा, जो देखने वो फौरन बाहर आया, पर वहां कुछ भी नहीं था। सच में कुछ नहीं था। सुबह हुई तो ये लोग मंदिर की तरफ चल पड़े, क्योंकि अब इन्होंने भरपूर आराम कर लिया है और अब एक्सप्लोर करने का समय आ चुका है। केट और क्रिस पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि क्रिस को रास्ता पता है, पर क्रिस तो कुछ संहिता के भरोसे यहाँ आया है। वही दुकान वाला बच्चा जो उसे उस मंदिर के रास्ते में पड़ने वाली हर चीज के बारे में बता रहा है। जैसे कि जब बीच रास्ते में इस गांव का मेन एंट्रेंस पड़ा तो उसने वहां पर प्रणाम करने को कहा उस मूर्ति को, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये उनकी सुरक्षा करती है। कुछ दूर और आगे गए तो जेम्स अलग हो गया, क्योंकि उसे अकेले थोड़ा और एक्सप्लोर करना था। पर जब वो वापस आया तो उसने इन्हें बताया कि यहाँ पर एक माइन भी है जो शायद काफी पुरानी है, उन्हें उसके अंदर जाना चाहिए। पर केट इनकार कर देती है, क्योंकि भला एक पुरानी बंद पड़ी माइन में उन्हें क्या ही देखने को मिलेगा। इस चीज से
जेम्स थोड़ा नाराज भी होता है। कुछ ही समय के बाद इन्हें वो मूर्ति मिल जाती है जिसका जिक्र उस किताब में था, यानी कि ये अब उस मंदिर के द्वार पर आ गए हैं। केट ने कहा कि किताब में बार बार इसी मूर्ति का जिक्र हुआ है, जरूर इसका कोई बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए इसे लिविंग स्टैच्यू के नाम से बताया गया है, यानी कि एक जिंदा मूर्ति। ये लोग उस टेम्पल के पास पहुंच गए जिसका दरवाजा खुला था, तो केट और जेम्स ही अंदर जाते हैं, सेइता और क्रिस बाहर ही रहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो हमें भी नहीं पता, पर शायद अब कुछ थ्रिल आने वाला है। धीरे धीरे करके अंधेरा होने लगा था, इसीलिए अब सेइता कहता है कि वो नीचे जा रहा है और वो लोग भी अंधेरा होने से पहले नीचे आ जाएं, वरना शायद कुछ बुरा भी हो सकता है। जब वो इस चीज को बता रहा था, उसी दौरान हम क्रिस के पीछे एक विशाल साए को देखते हैं जो अगले पल गायब हो जाता है। सेइता के जाने के बाद वो दोनों भी मंदिर से बाहर आ जाते हैं और अब बारी आती है क्रिस की, जो जाकर रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है चीजों को। पर बाहर अब चीजें कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी, क्योंकि जेम्स का मानना था कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि इतना भी कुछ खास नहीं है यहाँ पर, जैसा कि उस किताब में मेंशन किया गया था। पर केट को ऐसा लगता है कि जेम्स को उसके काम में दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। इसी अनबन के चलते जेम्स थोड़ा दूर हो जाता है केट से और केट अकेले ही रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है उस मंदिर के आसपास की जगहों को। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद उसके सामने से कोई गुजरा हो। उसने फौरन जेम्स को आवाज लगाई और कहा कि अब उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। इस बीच मंदिर में हम क्रिस को देखते हैं जो खोजते खोजते ऊपर वाले फ्लोर तक चला गया था, जहाँ उसे फ्लोर पर एक दरार मिली जिसके अंदर से कुछ हलचल महसूस सी हो रही थी, जैसे कि मानो कोई है उसके अंदर। वो इस चीज को देखने की कोशिश करता है कि तभी उसके पीछे से कोई हाथ बाहर आता है और उसे उसी दरार में खींच लेता है। उसकी चीख सुन ये दोनों फौरन अंदर आते हैं और क्रिस को बाहर निकालते हैं। पर अब तो ये नीचे नहीं जा पाएंगे क्योंकि अंधेरा काफी हो गया है और ऊपर से क्रिस की एक टांग भी टूट गई है। ऐसे में नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया कि आज की रात यहीं गुजारेंगे और सुबह का सूरज निकलते ही नीचे चले जाएंगे। रात को थोड़ा सुकून भरा बनाने के लिए इन्होंने आग भी जलाई। न जाने कितने लोगों ने कह दिया होगा अब तक कि उस मंदिर में मत जाना, पूरा गांव रात में वहां जाने से डरता है, और अब ये उसी मंदिर के बाहर अपनी रात गुजार रहे हैं। क्या सही फैसला है ये? आपको नहीं लगता है हमें कभी कभी कुछ चीजों और जगहों से दूर ही रहना चाहिए? क्योंकि आपने तो अभी जिंदगी देखना शुरू किया है, पर आपके पूर्वजों ने उस चीज को देखा है जो चीज आपके लिए अभिशाप बन सकती है। कुछ घंटे के अंतराल के बाद लकड़ियां खत्म होने लगी तो जेम्स और लकड़ियों को लेने के लिए चला गया, जिससे कि ये दोनों अकेले पड़ गए। इस बीच इनकी बातों से हमें ये साफ साफ पता चलता है कि असल में पहले ये दोनों एक रिश्ते में थे और केट प्रेग्नेंट भी है। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात तो ये थी कि वो बच्चा जेम्स का नहीं बल्कि क्रिस का है। ये जानने के बाद तो क्रिस शॉक था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा। पर केट क्लियर थी एकदम। उसने फैसला कर लिया था कि जैसे ही जेम्स वापस आएगा वो उसे सब कुछ बता देगी। इतने में वो वापस भी आ गया और उसने ये सुन लिया था कि केट उसे कुछ बताने वाली है, तो उसने वही पूछा। लेकिन यहाँ चीजें अब थोड़ी तनावपूर्ण होने लगी थी, क्योंकि केट डर चुकी थी कि आखिर वो उसे कैसे बताएगी इस बारे में। पर जेम्स समझ गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है, इसीलिए वो उसे लेकर टेम्पल में गया। बाहर बैठा क्रिस उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि अब चीजें बिगड़ चुकी हैं। कुछ ही देर में वो बाहर आए तो जेम्स ने कहा कि वो नीचे जा रहा है, पर फिक्र ना करें, सुबह होते ही वो किसी को ऊपर भेज देगा मदद के लिए। पर केट उसे नीचे जाने से रोकती है, क्योंकि ऐसा करके वो मुसीबत में पड़ सकता है। पर वो नहीं माना और चला गया। उसके जाने के बाद केट और थोड़ी लकड़ियां लेने के लिए जाती है, पर वहां उसका टॉर्च बंद पड़ जाता है। इसी दौरान हम उसके सामने ढेरों बच्चे के सायों को देखते हैं जो उसे ही देख रहे थे, जैसे कि केट के पास उनके सवाल के जवाब हैं। पर केट इस चीज को देख नहीं पाती और वापस आकर क्रिस को अंदर चलने को कहती है, जहां दोनों सो जाते हैं। वेल, ये दोनों तो सो गए, परंतु जेम्स के साथ एक खेल होने लगा। जब भी वो नीचे जाता और थोड़ा सा चलते ही वापस उसी लिविंग स्टैच्यू के पास आ जाता। ये चीज उसे इतनी ज्यादा परेशान कर देती है कि एक बारी को तो वो वहीं से कूदकर खुद की जान देने का भी सोचता है, पर एक आखिरी बारी वो कोशिश करता है। लेकिन इस बारी तो दोस्तों वहां वो स्टैच्यू ही नहीं था, बल्कि उसी की तरह हूबहू एक शैतान था जो जेम्स के ऊपर हमला कर देता है। सो रहे दोनों को भी उसकी आवाज सुनाई देती है और केट समझ जाती है कि जरूर जेम्स मुसीबत में है, इसीलिए वो फौरन बाहर आई उसकी मदद के लिए। पीछे पीछे क्रिस भी बाहर आया, लेकिन उसने देखा कि कोई उसी की तरफ बढ़ रहा है जो उसी का हमशक्ल है, पर उसके 2 नहीं बल्कि 4 हाथ पैर हैं। बुरी तरह से वो कांप गया था और जाकर वापस टेम्पल में खुद को लॉक कर लिया। पर केट अब पीछे नहीं आती है, वो तो आगे ही जाए जा रही थी, जहाँ उसे जेम्स की टॉर्च भी मिली, जिसकी मदद से वो उसी माइन के पास पहुंच गई जिसके अंदर जाने का जिक्र जेम्स ने पहले शुरुआत में किया था। उसे लगता है कि शायद वो उसी के अंदर गया होगा ताकि रात काट सके, इसीलिए वो भी अंदर चली गई। जहां उसे एक सीढ़ी दिखी तो वो उसी से और नीचे पहुंच गई, जहां पहुंचकर उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसकी सोच से परे था।
वहाँ असल में जेम्स था, जो कि एक कुर्सी पर बैठा था और उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी के वश में हो। उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद केट फौरन पीछे की ओर भागती है, लेकिन जिस जगह से आई थी वहां से वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है अब। यानी कि केट की कहानी भी खत्म। पर ये कर कौन रहा है, ये सवाल अब हमें मिलने वाला है। तो अब हम एक बार फिर से हॉस्पिटल में आते हैं जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। प्रोफेसर अभी भी क्रिस से सवाल कर रहे हैं, पर वो कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि वो ये सब कुछ सिर्फ अपने मन्नत में ही देख रहा है। जुबान तक वो कुछ भी नहीं लाया। जिस चीज को देखकर रेयो ने कहा कि उसने ही अपने दोस्तों को मारा है क्योंकि उनके पास उसके सबूत हैं, तब क्रिस ने सिर्फ इतना कहा कि सेइता यहाँ क्या कर रहा है। तो प्रोफेसर ने जवाब दिया कि यहाँ कोई सेइता नहीं है और ना ही उस गांव में इस नाम का कोई बच्चा एग्जिस्ट करता है। यहाँ हम हर उस दृश्य को वापस देखते हैं जिसमें क्रिस और सेइता आपस में बातें कर रहे थे, जिससे हमें ये साफ दिखता है कि सेइता को सिर्फ वो ही देख पा रहा था, ना कि कोई और। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और चीज से पर्दा उठता है, जो था जेम्स का कातिल, जो कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिस ही था। और ये चीज उसी के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पर क्रिस को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। वो बार बार बस यही कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है, जिससे तंग आकर प्रोफेसर रेयो अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके कहते हैं कि वो सच अपने मुंह से नहीं बोल रहा है। ठीक उसी समय हम हॉस्पिटल के बाहर सेइता को बैठा देखते हैं, जिसकी आंखें नहीं थीं, और उसी समय अंदर रूम में क्रिस ट्रांसलेटर पर जानलेवा हमला कर देता है। मतलब साफ है कि क्रिस बजेस्ट साय के वश में है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेइता ही था, क्योंकि वो तो 15 साल पहले ही मर चुका है अपने दोस्तों के साथ, जिसकी तस्वीर हम होटल में भी देखते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ किया धरा उस साधु का हो, जिसकी आत्मा आज भी उसी मंदिर के इर्द गिर्द घूमती हो, जो हर वो इंसान को मार देती है जो वहां प्रवेश करता है। जो जर्नल सबसे पहले केट को मिली थी, शायद वो उसी साधु की लिखी हुई है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है और तभी से उनका अंत शुरू हो जाता है। तीनों सवाल हैं लेकिन जवाब एक ही है। जो क्या है ये आपको पता लगाना है। हमें लगता है कि सब कुछ मोंक यानी कि उस साधु का किया हुआ है, जो अपनी बेवजह मौत का बदला अब गांव वालों से ले रहा है।